हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम अपने साइंस में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक, हम आज शुरू करने जा रहे हैं जो आपका नाम है चैप्टर का, वो है फोर्स और प्रेशर। इसमें आप जानोगे फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स और प्रेशर में आपस में रिलेशन क्या होता है, कौन सी चीज कब कहाँ लगती है, कैसे लगती है, कितनी लगती है। तो वो सब आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं वही सेम चीज जो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी अपनी एनसीईआरटीज निकाल के बैठा करिए। ठीक है, साथ में अगर आप पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपके सामने भी एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए। ठीक, और एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें कि आप अपने नोट्स खुद से बना सको। भले ही आपको हमसे मिल रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने नोट्स खुद तो बनाने ही हैं। लेकिन अगर फिर भी आप अगर अपने नोट्स खुद नहीं बनाना चाहते तो एटलीस्ट एक कॉपी खोल के साइड में बैठे, उसे लेके बैठे, ताकि अगर आप लिख लिख के पढ़ोगे तो ज्यादा आप उससे अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से आप उसे याद रख पाओगे। क्योंकि ऐसे सुन के जो मतलब चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो इतना रिटेंशन आपके उसमें कम हो जाता है। ठीक है, तो रिटेंशन बढ़ाने के लिए आप लिख लिख के पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये काफी एफिशिएंट और इफेक्टिव वे है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। ठीक, तो अपने अपनी बुक्स निकाल लीजिए, कॉपीज निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। हम इस चैप्टर को आज शुरू करते हैं। ठीक है, शायद हो सकता है थोड़ा लंबा चैप्टर हो। ठीक है, वन गो में शायद खत्म ना हो सकता है 2 वीडियोस लग जाएं इसमें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसे जल्द से जल्द एक अच्छी तरीके से हर लाइन को समझते हुए इस चैप्टर को फिनिश करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In class 7th, you have learned. In class 7th, you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? What distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down or also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? तो इस पूरे पैराग्राफ में आपसे कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट में कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं इसे ऐसे कैसे करता तो मैंने ये आगे चला गया। ठीक है, मैंने इस पे यहाँ पर ऐसे किया तो ये आगे चला गया। ठीक, अब ये आगे चला गया, अब यहाँ जाके रुका। अब मान लो ये ऐसे आ रहा है, मतलब यहाँ से आया, मैंने इसे यहाँ पर रोक दिया। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर तो मैंने मूव करा के यहाँ ले आया, अगर मुझे ये ऑलरेडी मूविंग है तो मैंने इसे रोक दिया, या फिर अगर ये यहाँ से ऐसे आ रहा है तो मैंने इसे इधर मोड़ दिया। ठीक, तो 2-3 चीजें, जैसे कि आप नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हो फुटबॉल का। राइट, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल एक जगह पर रखी हुई है, आप उसे किक करते हो, तो आपने क्या करा, एक स्टेशनरी बॉडी को, यानी स्टेशनरी मतलब जो चीज रुकी हुई है टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब मूव नहीं कर रही हो, तो अगर आप उसे किक करते हो यानी जो बॉडी एक रेस्ट पे थी, जो बॉडी स्टेशनरी थी, उसे आपने क्या करा दिया, मूव करवा दिया। ठीक, अब मान लेते हैं किसी ने आपकी तरफ बॉल को मतलब आपकी तरफ बॉल फेंकी, फुटबॉल फेंकी, तब आपकी तरफ फुटबॉल आ रही है तो आपने क्या करा, उसे रोक लिया। आपने उसे क्या करा, पैर से अपने रोक लिया। आपने रोक लिया तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक मूविंग बॉडी को एक स्टेशनरी पोजीशन में आप लिया है। ठीक, एक मूविंग बॉडी को स्टेशनरी पोजीशन में आप लिया है, वहां पे आपने फुटबॉल को रोक दिया। अभी 2 काम हुए, एक तो आपने स्टेशनरी को मूविंग में चेंज हो गया, और एक मूविंग बॉडी स्टेशनरी में आप लिया है। ठीक, और क्या हो सकता है कि आपने बॉल आपके पास आ रही है, फिर आपने इधर से भी बिना रोके आपने किक कर दी, अपने दोस्त को दे दी। राइट, तो वहां पर क्या हुआ, आपने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। पहले वो आपकी तरफ आ रही थी, अब आपने उसका डायरेक्शन चेंज करके अपने दोस्त की तरफ कर दिया। तो यहाँ पर 3 चीजें हुई, स्टेशनरी मूविंग में चेंज हो गई, जो मूविंग बॉडी थी वो स्टेशनरी में हो गई, या फिर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। राइट, ये तो बहुत नॉर्मल एग्जांपल मैंने आपको दिया, आप हर जगह दे सकते हो, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, रुक रही है, या फिर डायरेक्शन चेंज कर रही है, ये होता रहता है। राइट, अब ये सब काम कराता कौन है, ये सब काम होते किसकी वजह से, अगर वो चीज मूव कर रही तो क्यों करी, वो चीज आकर रुकी तो क्यों रुकी, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्यों हुआ, तो ये सब चीजें एक फैक्टर डिसाइड करता है, हम कहते हैं फोर्स। तो ये पूरा पैराग्राफ जो था आपका, ये बता रहा था कि फोर्स के काम क्या होते हैं। तो आपको 3 काम तो ऑलरेडी पता चल गया कि फोर्स के क्या होते हैं। पहला काम कौन सा है फोर्स का, कि वो किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करवा सकता है। ठीक, सेकंड काम कौन सा है फोर्स का, कि किसी भी मूविंग बॉडी को रोक सकता है। थर्ड काम क्या है फोर्स का, कि एक जो मूविंग बॉडी है, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, उसका आप क्या करवा सकते हो, उसका डायरेक्शन चेंज करते हो। एक और काम भी होता है फोर्स का, वो होता है कि आप शेप चेंज कर सकते हो। राइट, जैसे कि मान लेते हैं ये सॉलिड है। ठीक, अब इसकी अभी तो स्ट्रेट है ये, अब मैंने इसे ऐसे कर दिया। ठीक, अब मैंने इसे ऐसे कर दिया, अब क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई। पहले स्ट्रेट था, अभी शेप चेंज हो गई। भले ही मैं इसे वापस ऐसे मतलब वापस ऐसे इसकी ओरिजिनल शेप में ला सकता हूँ, लेकिन अब फॉर टाइमिंग इसकी शेप चेंज होगी, जब तक मैं इसे और कुछ और इसमें चेंजेस नहीं कर रहा। ठीक, तो एक ये भी फैक्टर है फोर्स का, कि आप फोर्स के थ्रू शेप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Let us recall some of our everyday experiences. What do you make? What
What do you do to make a football move? What do you do to make a moving ball faster? ठीक है, अब ये सब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं कि एक फोर्स क्या काम करता है. ठीक. In all the situation, the ball is either made to move faster or slower, or its direction of motion changed. We often say that the force has been applied on the ball when it is kicked, pushed, or thrown or flicked. What is force? ठीक है, अब आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा कि फोर्स क्या है, what is force. ठीक है, और आपको पता चलेगा कि फोर्स क्या क्या काम होता है, एक्चुअली में फोर्स क्या होती है और उसके काम क्या होते हैं, ये हम अब जानना शुरू कर देंगे. ठीक है, यहाँ तक जो था वो आपको बता रहे थे कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है. ठीक है, किन चीज़ों से हमें पता लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है. अब फोर्स क्या है वो हम आगे देखेंगे. ठीक, तो फोर्स क्या है आपको दिया हुआ है, अ पुश और अ पुल. अ पुश और अ पुल. पुश क्या होता है कि आपने इसे आगे कर दिया, ये पुश हो गया. ठीक है, ये पुश हो गया. पुल क्या हो गया, मैं इसे खींच के पीछे ले आया. ठीक है, तो ये हो गया पुश और पुल. एक सिंपल नॉर्मल आप कह सकते हो पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स. ठीक है, क्या कह सकते हो, अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स. ठीक है, actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually results in some kind of change in the state of motion on an object. Can these terms be replaced with some? ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, एक पुश कह सकते हो या पुल कह सकते हो. आप इन सारी टर्म्स जितनी भी आप रोजमर्रा के आपके काम है, जो आपके डेली स्केड्यूल में आपके जितने भी काम है, उन सबको आप दो उसमें बांट सकते हो, या तो पुश में या पुल में. जहां जहां भी आप फोर्स यूज कर रहे हो, या तो पुश हो रहा है या पुल हो रहा है. ठीक है, ये दो चीजें आपकी हो रही होती हैं. अगर ये हैं तो वो चीज हम क्या कहते हैं, उसे फोर्स कहते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. ठीक है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. सिंपल सी बात होगी, अगर आप पुश कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट का, फिर किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट या पुश कर रहे हो या फिर वो पुल कर रहे हो, या फिर वो जो भी चीज है, जो फोर्स है वो आपके ऊपर लग रही है, आपको पुश कर रही है, आपको पुल कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे. ठीक है, Thus we can say that the motion imparted to the object was due to the action of a force. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स में, जो ऑब्जेक्ट्स में मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो फोर्स की वजह से हो रहा है. और फोर्स क्या है, अ पुश और अ पुल. ठीक है, अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स. ठीक, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. अब जाहिर सी बात है, जब तक दो चीजें आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगी, जैसे कि मान लेते हैं ये पेन है. ठीक, ये पेन है. अब अगर मुझे इसका कैप ओपन करना तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी. अब मैं क्या करना पड़ेगा, ये पुल करना पड़ेगा. मैंने ये पुल किया, कैप को पुल किया तो ये पेन क्या खुल गया. ठीक है, कैप मैंने ओपन कर लिया पेन को. अब मुझे अगर बंद करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेन के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ, इस पेन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. दो चीजें आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगी, इंटरेक्शन होगा उनमें आपस में. ठीक है, दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन होगा तभी फोर्स को ऐड कर पाएगी, नहीं तो हवा में क्या बातें करोगे. ठीक है, अब मैं ऐसे ऐसे करूँ तो क्या मैंने पुश किया, मैंने एयर पुश करी, उसका कोई फायदा हुआ नहीं. ठीक है, मैंने ऐसे करा तो यहाँ पर क्या मैंने क्या किया, एयर पुल करी, कोई फायदा हुआ नहीं. ठीक है, तो हो सकता है कि जगह आपको फायदा हो, लेकिन अभी इन सिनेरियो में फायदा नहीं है. तो जनरली मेजॉरिटी ऑफ केस में देखा जाता है कि जहां भी फोर्स लग रही है वहां पर क्या हो रहा है, आपके एक या एक से दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनके आपस में बीच में क्या है, वो इंटरकनेक्टेड है, यानी उनके बीच में कोई कोरिलेशन है. ठीक है, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? नहीं. खाली अगर मेरे हाथ में ये रखा हुआ है, ठीक है, अब ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, आपको पेन दिख रहा होगा, ये पेन ऐसे है. अब क्या ये मूव करेगा, ठीक है, क्या ये आगे बढ़ेगा या क्या ये पीछे आएगा? नहीं. जब तक ये मेरे हाथ में रखा है और मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करता या फिर मैं इसके साथ कनेक्टेड नहीं हूं, तब तक ये क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा. लेकिन अगर मैंने इसे ऐसे किया तो ये मूव हो गया, मैंने ऐसे किया तो ये मूव हो गया. राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके मेरे बीच में कनेक्शन डेवलप हुआ. अब मैं ऐसे ही रखे रहता और मैं दूर से ही कुछ भी करता रहता, अपने हाथ पे हिलाता रहता, तो क्या वो मूव होता? नहीं, वो मूव नहीं होता. ठीक है, तो फोर्सेस लगने के लिए इंटरकनेक्शन जरूरी है. यहाँ पर दिया हुआ है ना आपको, मैं स्टैंडिंग बिहाइंड, मतलब अब अगर कार स्टेशनरी है जाहिर सी बात है मूव नहीं करेगी वो, लेकिन अगर वो पुश कर रहा है कार को तो वो कार मूव होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, ठीक है. और यहाँ पर आप देख रहे हो हु इज पुशिंग होम. अब यहाँ पर ये इसे पुश कर रही है, ये जो है ये इन्हें पुश कर रही है, ये इन्हें पुश कर रही है. ठीक है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं. राइट, अब ये अगर दूसरे को पुश कर रहे हैं, कौन किसको पुश कर पाएगा, वो तो इनकी ताकत के ऊपर. अब इसमें से कौन ज्यादा ताकतवर लग रहा है आपको, इसमें कुछ देख के कह नहीं सकते. ठीक है, तो जो भी ज्यादा ताकतवर होगा वो सामने वाले को पुश कर देगा. भले दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक जो होगा वो ओवर पावर कर लेगा सामने वाले को. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है. अब क्या होगा, लड़ाई हुई होगी इनमें. ठीक, कुछ लड़ाई होगी. ठीक, अब लड़ाई हुई है तो पुश कर रहे हैं एक दूसरे को या फिर कुछ खेल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए आप ये पुल कर रहे थे,
ठीक है, हमने देखा था पीछे लड़ाई वाला सीन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पुलिंग हो रही है, ठीक है, वो खेल रहे हैं वैसे घूम घूम के गोल। तो यहाँ पर कौन किसको पुल कर रहा है, आप बताओ कि दोनों ही एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन किसको पुश कर रहा है, यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं इधर, ठीक। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि ये जो है ये चाह रहे हैं कि ये इस एनिमल को यहाँ पर खींच के लिए आए, लेकिन ये एनिमल कह रहा है मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। ये खींचना चाह रहे हैं, कह रहे नहीं जाऊँगा। ये खींचना चाह रहे हैं, कह रहे नहीं जाऊँगा। तो ये जो चीज़ है, अब यहाँ पर पूछेंगे कौन किसको पुल कर रहा है, कौन क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, हमें इस फोटो में आराम से देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी दोनों लोग ही एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। दोनों लोग ही एक दूसरे ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। From these examples we can infer that at least two objects must interact to come, ठीक है। अब कोई ना कोई दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा कि वो फोर्स लग पाए वहां पर। अगर इंटरेक्शन हो गई नहीं, मान लेते हैं ये पेन है यहाँ पर, ये रखा हुआ है, ये मान लेते हैं टेबल है, यहाँ पेन रखा हुआ है। जब तक मैं इस पेन के साथ इंटरेक्ट करूंगा ही नहीं, जब तक मैं इसे छेड़ूंगा नहीं, हिलाऊंगा नहीं, तब तक क्या होगा, इसमें फोर्स लग पाएगी, ये मूव कर पाएगा या फिर इसकी शेप चेंज हो पाएगी, नहीं हो पाएगा ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये सिनेरियोज रहते हैं कि आपको ध्यान देना पड़ता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमेशा आपस में कांटेक्ट में आने चाहिए कि अगर उन्हें मतलब फोर्स लगनी है तो दो ऑब्जेक्ट्स में आपस में इंटरकनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर इंटरकनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, फोर्स को आप नहीं लगा पाएगा, कोई भी किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा, ठीक। Thus an interaction of an object with another results in the force between two objects, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, अब यानी आपको यहाँ आपका पता चल रहा होगा कितने तरह की डिफरेंट तरह की फोर्सेस होती हैं, राइट। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है, रोप, ये रोप पुल कर रहे हैं। द रोप मे नॉट मूव इफ द टू टीम पुल एट इक्वल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक टीम है, मान लेते हैं ये टीम 1 टीम 2, ठीक है। अब ये टीम 1 अपनी तरफ पुल कर रही है, राइट, यानी टीम 1 यहाँ पुल कर रही है, टीम 2 यहाँ पुल कर रही है। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींचा, मान लीजिए ये टीम 1 है, ये टीम 2 है, एक इधर की तरफ ले जा रहा है और एक इधर की तरफ ले जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर टीम 1 इधर ले आए, टीम 1 यानी दोनों पुल कर रहे हैं अपनी तरफ। अब इन्हें क्या करना है कि इस इतना पुल करना है कि ये कोई ना कोई ये वाली लाइन को क्रॉस कर दे, ठीक है, स्टेपिंग कर दे, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, आप मुझे बताओगे इस गेम का नाम क्या होता है, ठीक है। मुझे आप लिख के बताओ अपने रिव्यू सेक्शन या कमेंट सेक्शन में, मुझे बताओ कि इस गेम को कहते क्या। आप लोगों में से कितने लोग ये खेलते हैं। जनरली तो जो थोड़े हैवी होते हैं, ठीक है, मेरे जैसे नहीं, लोग थोड़े हैवी होते हैं, वो जनरली इस गेम खेलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रोप पुल हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी रोप पुल कर रहे हैं। अब कौन किस तरफ पुल कर पाएगा, अब ये डिसाइड कौन करेगा कि वो कितनी स्ट्रांगली पुल कर रहे हैं, यानी कितनी ज्यादा वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स क्या है, पुल और पुश। यहाँ पर पुल हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब पता क्या चलेगा कौन किसको पुल कर पाएगा, यानी जो जितनी ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो जितनी ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, जो जितना स्ट्रांगली पुल यहाँ पर कर रहा है, जो भी जितनी ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर पुल कर रहा है, भले वो टीम 1 हो या टीम 2 हो, फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं टीम 2 ने ज्यादा स्ट्रांगली पुल किया, तो टीम 1 क्या होगा, यहाँ पर आगे आ जाएगी और टीम 1 वाला गेम हार जाएगी, ठीक है। तो कौन किसको पुश करेगा, या सॉरी कौन किसको पुल करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि कौन कितनी ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगा रहा है। जो जितनी ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाएगा उसका क्या होगा, उतनी ही अच्छे से वो पुल कर पाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। What do these examples suggest about the nature of forces? ठीक है, अब क्या नेचर, मतलब आप फोर्सेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो आपको ये चीजें बता रही होंगी, जो ये चीजें एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अब यही कैरेक्टरिस्टिक्स और यही एट्रीब्यूट्स हमें इसमें डिस्कस करने हैं, ठीक। Forces applied on an object in the same direction add to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed a heavy box in the same direction. ठीक है, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो साइड में एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ठीक, देखो ये वाला एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि आप ये मान लेते हैं कोई आप हो और आपका कोई दोस्त है, यानी दो लोग हैं, ठीक है। ये दो लोग एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, बॉक्स को पुश कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में बॉक्स को पुश कर रहे हैं, राइट। और दोनों एक ही साथ खड़े हुए हैं, ठीक। ये तो पहली सिचुएशन हो गई। अब सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये सही है हमारा सेकंड सिचुएशन। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक बॉक्स है लेकिन वहां पर जो उनके
पुश करने का डायरेक्शन है, यानी उनके जो फोर्स लगाने का डायरेक्शन वो क्या है, ऑपोजिट हो गया। अब एक जो हो रहा है वो इधर पुश कर रहा है, एक जो हो रहा है वो उधर पुश कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, टकराएंगे ये फोर्सेस। क्या होगा यहाँ पर, ये फोर्सेस आपस में टकराएंगी। अब ये फोर्स आपस में टकराएं, ठीक। अब मान लेते हैं ये ज्यादा हैवी है, माने इसने ज्यादा स्ट्रांगली फोर्स लगाई है और ये वाली फोर्स कम है, ये वाली फोर्स ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉक्स कहाँ मूव कर जाएगा, वो इस साइड मूव कर जाएगा, क्योंकि ये वाली फोर्स क्या थी, स्ट्रांग थी, और ये वाली फोर्स क्या थी, वो वीक थी, ठीक है। तो डायरेक्शन भी बहुत मैटर करता है कि आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तभी आपका वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, वो उसी पर डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं ये दोनों एक ही इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं, यानी ये जो है भाई साहब और ये वाले भाई साहब जो हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं। अब इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट ही मूव नहीं करेगा, राइट। यानी एक ये मतलब एक ये है भाई साहब और एक ये भाई साहब है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ। अब कौन किसको पुश कर पाएगा, ठीक है, कौन किसको पुश कर पाएगा, कौन डिसाइड करेगा, कितने अमाउंट में फोर्स है। मान लेते हैं ये इक्वल है, इक्वल है तो क्या होगा, कोई भी किसी को पुश नहीं कर पाएगा, वो चीज स्टेबल अपनी जगह पर रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर दी हुई है। तो डिफरेंस वर्ड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, ठीक है। अब नेट फोर्स क्या, अब आपका डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। यानी आपके जो डायरेक्शंस होंगे वो डिसाइड करेंगे नेट फोर्स। अब जैसे कि मान लेते हैं 3 लोग हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कोई खाली जगह है, हाँ ये रही, ठीक है। मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, ठीक। एक आपका दोस्त पुश कर रहा है यहाँ से, एक आपका दोस्त पुश कर रहा है यहाँ से, और एक दोस्त पुश कर रहा है यहाँ से, राइट। अब मैं एक बार को कह देता हूँ, मैं एक ही, ठीक है। अब यहाँ ये कॉर्नर में यहाँ पुश कर रहा है, इस कॉर्नर में ये पुश कर रहा है, और यहाँ पर स्ट्रेटली ये पुश कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर जो ये पुश कर रहा है बॉक्स कहाँ मूव करेगा बताओ। अब इसका नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। अब ये जो नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर नंबर 1 का डायरेक्शन क्या है, ये है। नंबर 2 का डायरेक्शन क्या है, ये है। और नंबर 3 का डायरेक्शन ये वाला है, नंबर 2 का डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये 3 डायरेक्शन है आपके पास। अब कहाँ मूव होना चाहिए बॉक्स, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं, ये होता है नेट रिजल्ट निकलता है। मान लेते हैं ये हमारा बॉक्स था, ये हमारा बॉक्स था, इस पे एक फोर्स लग रही थी यहाँ पे, ठीक है। इस पे एक ऐसे फोर्स लग रही थी और एक फोर्स लग रही थी ऐसे, ठीक है। तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, जो इन नेट डायरेक्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। नेट डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला जो था ये है, ये वाला जो था वो ये है, और ये स्ट्रेट वाला कौन था, ये सेकंड वाला है। तो इन दोनों की फोर्सेस का रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, इस डायरेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। यानी बॉक्स कहाँ मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, सीधा सीधा मूव करेगा। समझा मेरी बात। तो कोई भी मतलब जब फोर्स लग रही है, कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा है, वो कौन डिसाइड कर रहा है कि उस पर जो नेट फोर्स लग रही है, यानी कि अगर एक लगा रहा है आदमी, 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, तो उन सबके डायरेक्शन को मिला के जो उनका एक नेट डायरेक्शन निकलेगा, उसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगेगी, उसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगेगी। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा इस डायरेक्शन में क्या हुआ कि यहाँ पर एक सी डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, एक ऐसे लग रहा था, एक ऐसे लग रहा था और एक ऐसे लग रहा था। तो इनका नेट कहाँ निकल के आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर नेट निकल के आया, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लग जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है मैग्नीट्यूड की, ठीक है, यानी क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब कितनी स्ट्रेंथ है, राइट। अब मैं वही बात होगी ना, अब यहाँ से कोई पुश कर रहा है, यहाँ से कोई पुश कर रहा है, अब कौन डिसाइड करेगा कि नेट डायरेक्शन क्या होगा, बीच में तो रहना नहीं है, या तो इधर जाओ या इधर जाओ, राइट। अब कौन डिसाइड करेगा, इधर जाना है इधर जाना है, जिसकी फोर्स ज्यादा होगी, मानते हैं इसकी फोर्स, ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो ज्यादा है, यानी जो क्वांटिटी अमाउंट में फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है, तो ये कहाँ पुश कर देगा, इसका पीछे पुश कर देगा, राइट। तो मैग्नीट्यूड भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। किस चीज में, एक डायरेक्शन के रूप में कि वो फोर्स के डायरेक्शन में लग रही है, मैग्नीट्यूड भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। we have also to specify the direction in which a force acts also is the direction of magnitude of the, ठीक है। अब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो उस हिसाब से जो आपकी फोर्स लग रही होगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही होगी, क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखते हैं ये है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई, ठीक है। अब मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, राइट, कहाँ लगा रहा हूँ, फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, लेकिन पेन कहाँ जाएगा, पेन तो रोटेट होने लगा, पेन तो रोटेट हो गया। अब रोटेट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक तो लगाई फोर्स का, मेरा वो क्या था, डायरेक्शन क्या था, यहाँ पर मैं सेट लगा रहा था, लेकिन मैंने कॉर्नर में लगाई, कॉर्नर में लगने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर कुछ बैलेंस नहीं हो पाई फोर्स। अब बैलेंस होने की वजह से ये क्या हुआ, ये पीछे आ गई और ये क्या हुआ, हमारा आगे चला गया। यही फोर्स मैं अगर बीच में लगाऊं, ये फोर्स मैं बीच में लगाता ऐसे,
मतलब ये मान ली मैंने फोर्स लगाई तो ये आगे चला जाएगा, क्या होगा, आगे चला जाएगा। जैसे ये है, बीच में फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ जाएगा, आगे चला जाएगा ये, ठीक है। और यही चीज मैं कहूँ, और दोनों साइड से फोर्स लगाऊं मैं ऐसे करके तो भी ये आगे जाएगा, राइट। लेकिन फिर वही बात, अगर मैं यहाँ से एक डायरेक्शन में यहाँ पर लगाता हूँ फोर्स तो ये फिर से रोटेट हो जाएगा, राइट। तो एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, कैसे लग रही है, तो वो मैग्नीट्यूड भी डिसाइड करेगा, वो डायरेक्शन भी डिसाइड करेगा, ठीक है। काफी सारे फैक्टर्स जो आपके होंगे वो डिसाइड करेंगे किसी भी उसमें कैसी फोर्स लग रही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम ऑपोजिट, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगर आपकी इक्वल फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ जो सिचुएशन 2 थी, यहाँ सिचुएशन ये 2 है, ये वाली सिचुएशन, इसमें दोनों लोग इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं, इसमें दोनों लोग इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं, तो आप ये अच्छे से कह सकते हो कि ये क्या होगा, नेट फोर्स यहाँ पर क्या है, जीरो, नेट फोर्स यहाँ पर क्या है, जीरो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और उनके डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेट फोर्स जीरो हो सकती है, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है या फिर डायरेक्शन कुछ और है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, कि एक किसी अलग डायरेक्शन में वो फोर्स निकल के कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग however the effect on object is due to the net force, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैं सीधा खड़ा हुआ, स्ट्रेट खड़ा हुआ, मेरे पास कोई फोर्स लग रही है, मेरी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है मेरे ऊपर, लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नेट फोर्स हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम, नेट फोर्स देख रहे हैं, राइट। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, उस पर आप कोई पुश कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ फोर्स लग रही है, नहीं लग रही है, कौन डिसाइड करेगा, तो फिर सारी फोर्स आप उनमें अकाउंट में लोगे, ऐसा नहीं है कोई एक फोर्स ले लोगे। अगर ये नीचे गिर गया, ग्रेविटी की वजह से गिर गया, ठीक है, अब यहाँ पर कौन ऐड कर रहा है, ग्रेविटी ऐड कर रही है, लेकिन क्या कोई और फोर्स ऐड कर रही है, यहाँ पर नहीं कर रही, ठीक है। और यहाँ पर होता कोई और फोर्स ऐड कर रही होती, हो सकता है कोई चीज उसे ऊपर लेके जा रही होती, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो ग्रेविटी का कंपेयर कर पाती, तो ये कहाँ जाता, नीचे आता, लेकिन धीरे धीरे आता। अब यहाँ पर क्या है, इसकी नेट फोर्स कुछ ना कुछ है, ज्यादा नहीं है ग्रेविटी जितनी, लेकिन कम है, तभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, यानी उसकी जो भी चीजें ऊपर से हॉट एयर बैलून्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि वो ग्रेविटी की जो फोर्स होती है उसको ओवरकम करते हैं। अब वो जिस भी एनर्जी के थ्रू करते हैं वो ओवरकम करते हैं, तभी वो ऊपर जा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको फोर्सेस को या तो बैलेंस होंगी या फिर अनबैलेंस होंगी, तो ये आपको ये चीजें देखनी पड़ती हैं। और कैसे देख पाते हो, आप सारी फोर्सेस को लेते हो, आपने देखा सारी फोर्सेस, जैसे कौन कौन सी फोर्सेस जो स्पेस पर लग रही हैं, सारी फोर्सेस देखने के बाद आप बता सकते हो कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा इजी चीज है, यहाँ पर काफी कहानियां भी लिखी हुई हैं। अब हम सिंपल बात करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल बात करते हैं। एक फुटबॉल है, फुटबॉल को मैंने किक किया तो क्या हुआ, वो मूव करना शुरू हो गई, ठीक है। अब पहले वो रुकी हुई थी, एक फुटबॉल रुकी हुई है एक स्टेशनरी पोजीशन में, मैंने उसे आके किक किया, ठीक है। किक करने में क्या हुआ, उसने मूव करना शुरू कर दिया। अब अगर उसने मूव करना शुरू कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि मैंने एक स्टेशनरी बॉडी को मूविंग में शुरू कर, मतलब चेंज हो गया। उसकी पहले स्पीड क्या थी, 0, अब उसकी स्पीड कुछ भी हो गई, 10, 15, 20 कुछ भी हो गई होगी, राइट। तो पहले 0 थी, अब वो 10, 15, 20 हो गई, ठीक है। अब ये जो चीज हुआ इसमें क्या था, ये चेंज है, ये क्या है, एक चेंज है कि स्टेशनरी से वो मूविंग में चेंज हो गई, राइट। तो ये काम कौन कर पाया, फोर्स कर पाई, ठीक है। अब हम देख रहे हैं हमारे पास कोई बॉल आ रही है, और हमने उसे पहले आगे इस बॉल को रोक लिया, और एक स्टेशनरी पोजीशन में लिया है। अब अगर मैं इस बॉल को स्टेशनरी पोजीशन में मैं लेके आ गया, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी में रोक दिया। कैसे रोका, फोर्स के थ्रू। अब मान लेते हैं आपके पास कोई बॉल आ रही है, लेकिन आपने कहीं और किक कर दी। अगर आपने वो कहीं और किक कर दी, यानी उसका डायरेक्शन क्या हो गया, कहीं और चेंज हो गया, अब चेंज हो गया, या फिर जहां से आई थी वहीं वापस दे दोगे आप, तो भी डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले वो आपकी तरफ आई थी, अब वो उधर की तरफ जा रही है। तो फोर्स से आपने हमें यहाँ पर 3 चीजें हम यहाँ कर सकते हैं कि फोर्स जो आपकी स्टेट ऑफ मोशन है, ये आपकी जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्टेट ऑफ मोशन, या तो ये होगा कि आपकी ये चीज चल रही है, ठीक है, या तो ये मूविंग है या स्टेशनरी है। अगर स्टेशनरी तो उसे आप मूव करा सकते हो, अगर मूविंग है तो उसे आप रोक सकते हो। ये हो गई आपकी 2 बात हो गई स्टेट ऑफ मोशन की, ठीक है। तो फोर्स क्या कर सकती है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है और एक मूविंग बॉडी को स्टेशनरी पोजीशन में ला सकती है, ठीक है। यहाँ जो एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, यहाँ पर जनरली क्वेश्चन सिर्फ कहानियां यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। These observations suggest that the force applied on an object may change its speed, ठीक है, स्पीड चेंज कर सकती है। If the force applied on the object in the same direction of its motion, the speed of the object increases,
ठीक है, अब वही चीज मैंने जो अभी आपको बताई वो चीज आप देख सकते हो। ठीक है, या तो स्टेशनरी को मूविंग में ले आओ, मूविंग को स्टेशनरी में ले आओ, या फिर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आपका ये हो जाएगा कि आपने किसी बॉल मतलब कोई भी चीज आई उससे आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो तीन चीजें फोर्स ने करी। पहला क्या था कि आपने एक स्टेशनरी को मूव करवा दिया, मूविंग को स्टेशनरी में लिया है, और थर्ड क्या हो गया, आपने डायरेक्शन चेंज करा। थर्ड क्या हो गया, आपने डायरेक्शन चेंज करा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे सारे सारे जो हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स ही जैसे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स एक बार आप लोग रीड कर लिएगा। ठीक है, ठीक है, हर जितने भी एग्जांपल्स हैं उनमें तो स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आपने फोर्स अप्लाई करी, इसी वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा पाए, या फिर कोई मूविंग था उसे रोक पाए, या फिर वो मूविंग को ही आप डायरेक्शन चेंज कर पाए। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके फोर्स के एग्जाम्पल है कि जब आपने फोर्स अप्लाई करी तब ये तीन चीजें हो रही, वरना ये तीन चीजें नहीं हो रही। राइट, ठीक है, अ चेंज इन द ईदर ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a change in the either of speed of an object or a direction of motion or both describe। ठीक है, किसमें डिस्क्राइब होगा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन के उसकी स्टेट ऑफ मोशन में उसके चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मोशन के स्टेट में वो स्टेट ऑफ मोशन में वो चेंज ला सकता है, यानी वो मूविंग है तो उसे रोक सकता है, अगर रुका हुआ है तो उसे मूव वो करा सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। मैं एग्जांपल्स ये रीड इसलिए नहीं कर रहा हूँ तो क्योंकि कोई मतलब उनका बनता नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया, आप खुद से एक बार रीड कर सकते हो और कोई भी दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक, डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप फोर्स अप्लाई करोगे। मान लेते हैं मैं दीवार को देके जाके धक्का देना शुरू कर देता हूँ, मैं दीवार में जाके धक्का दें, अब आप पूरा दिन धक्का दो, आप सुबह से लेकर रात, शाम से लेकर रात तक धक्का दो, क्या वो दीवार मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। क्यों मूव करेगी? ठीक है, आपके अंदर आप उतनी फोर्स ही अप्लाई नहीं कर पाओगे कि आप उस दीवार को मूव करा पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो। ठीक है, हमेशा फोर्स लगाने से आप किसी, जैसे दीवार क्या है, मतलब जो आपकी वॉल है वो क्या स्टेशनरी है। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपने उस स्टेशनरी वॉल का धक्का लगाया तो वो मूव करनी शुरू हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता। ऑलवेज वो लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑलवेज है इसका आंसर क्या होगा, नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका आंसर जाएगा नो, ऐसा नहीं है कि आप जब भी फोर्स अप्लाई करोगे, जरूरी नहीं है कि वो मतलब मूव करना शुरू कर दे या फिर रुक जाए, ऐसा नहीं है। राइट, मान लेते हैं कोई 150 kg या फिर 100 kg का इंसान आगे तक भागता हुआ आ रहा है, आप कह दो कि मैं इसे अपने हाथ लगा के इसे रोक लूंगा, क्या आप उसे रोक पाओगे? बिल्कुल नहीं रोक पाओगे, ना मैं रोक पाऊंगा ना आप रोक पाओगे, क्योंकि जिस स्पीड से, जिस मोमेंटम से वो आ रहा है ना आपके पास, तो उसे आप रोक नहीं पाओगे, उसके साथ ही चले जाओगे आप। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि फोर्स लगाने से, कि फोर्स आप किसी चीज पे लगा रहे हो तो वो चीज आपके फेवर में हो जाए। अगर मैं वॉल को पुश कर रहा हूँ तो वॉल मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वॉल को पुल कर रहा हूँ तो मेरी तरफ वॉल आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारी बार हो सकता है कि आपकी वो जो आप फोर्स लगा रहे हो वो आपकी काम ना करे, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आप मतलब क्या होता है ना, एक चीज होती है कि मतलब एक अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होती है उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के। पेन है, अब पेन को बहुत कम फोर्स चाहिए मूव कराने के लिए, पेन को मैं ऐसे भी हिला सकता हूँ, ठीक है, बहुत कम फोर्स चाहिए इसे मूव कराने के लिए। लेकिन जो बड़ी चीजें हैं, जो हैवी चीजें, उनको ज्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से डिफरेंशिएशन हो जाता है। जैसे वॉल है, वॉल को मूव कराना तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, उतनी फोर्स ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, आप नहीं लगा सकते। राइट, तो अगर आप स्केल को कहो मूव को, पेन को मूव करने के लिए कहो, तो वो तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वो सब इसमें वही सब एग्जांपल्स आपके लिखे हुए हैं। फिर आता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल लिया। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर मानते हैं कोई पॉलीथीन है, ठीक है, ये कोई पॉलीथीन हमारा एक कवर है। राइट, ये हमारा कवर है। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, पहले ऐसी थी नॉर्मल, इसकी जो शेप है वही है। अब मैंने इसे मोड़ा, फोल्ड किया और फोल्ड किया और फोल्ड किया और फोल्ड किया और फोल्ड किया। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये इतनी छोटी सी हो गई। अभी क्या हो गया, ये इतनी छोटी सी हो गई। अभी कैसे हुई इतनी छोटी सी? क्योंकि मैंने सिर्फ क्या लगाया, फोर्स लगाई। मैंने क्या लगाई, फोर्स लगाई। अब इसकी शेप तो ऐसी नहीं है, भले ही मतलब ऐसा है कि आप कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब मैंने टेम्परेरीली इसकी शेप चेंज कर दी, टेम्परेरी इसकी शेप चेंज कर दी, किसका यूज करके, फोर्स का यूज करके। ठीक है, फोर्स आपकी शेप भी चेंज कर सकती है, मैंने फोर्स लगाकर इसकी शेप क्या होगी, चेंज कर दी। लेकिन किस में, मैं टेम्परेरी बेसिस पे कर दी। ठीक है, आप परमानेंट बेसिस पे भी किसी की शेप चेंज कर सकते हो। राइट, तो टेम्परेरी शेप चेंज कर दी, भले ही ये चीज अपनी शेप वापस रीगेन कर ले,
भले ही ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी शेप वापस रिगेन कर ले, लेकिन टेम्परेरी आपने फोर्स का इस्तेमाल करके इसकी शेप क्या होगा, चेंज कर दी। ठीक है, आप स्पंज का नाम लिख सकते हो, स्पंज, जैसे कि स्पंज को आप अगर स्क्वीज कर दो, ठीक है, स्पंज को आप स्क्वीज कर दो, स्क्वीज करके आप क्या करते हो कि टेम्परेरीली आप उसकी शेप चेंज कर देते हो। अगर आप टेम्परेरीली आप उसकी शेप चेंज कर पा रहे हो, अगर आप टेम्परेरीली उसकी शेप चेंज कर पाए, उसका मतलब क्या है कि आपने फोर्स लगाया उसकी और किसी ऑब्जेक्ट की आपने शेप चेंज कर दी। ठीक है, आप परमानेंट भी कर सकते हो, किसी चीज को तोड़ दो, ब्रेक कर दो। ये पेन है, अगर मैं ऐसे कर दो तो टूट जाएगा, टूट के क्या होगा, परमानेंट शेप चेंज हो जाएगी। और कैसे कर पाया मैं इसकी शेप चेंज, इसकी शेप में कैसे कर पाया, फोर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो फोर्स के ये भी आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक डफ बनने का तरीका है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, यहाँ भी शेप चेंज हो रही है, यहाँ भी शेप चेंज हो जाती है। रबर बैंड में रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर दो, टेम्परेरी शेप चेंज हो गई उसकी। तो फोर्स का इस्तेमाल करके, पुश या पुल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसे आप चेंज कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो हम आगे आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सारे एग्जाम्पल, सारी स्टोरीज के बाद क्या लिखा हुआ है, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज शेप। ठीक है, यानी कि अगर आप फोर्स को अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, इस नियत से या फिर इस माइंडसेट से कि आप शेप चेंज करते हो, आप शेप चेंज कर सकते हो, राइट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट को फिर से ले लेता हूँ, ठीक है, मुझे शेप चेंज करनी है, फोल्ड किया, फोल्ड किया और फोल्ड किया और फोल्ड किया और फोल्ड किया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई, राइट। क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई। अब शेप चेंज हो गई, अब कैसे, क्या, क्यों हुई, क्योंकि मैंने इस पर फोर्स लगाई। ठीक है, तो फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट लगाते हो उसकी शेप चेंज हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वही फिर से वही एग्जांपल है। ठीक है, अब जैसे कि मान ले मैं ये ले लेता हूँ, अब मैं कितना ही इसे प्रेस करता हूँ, कितना ही प्रेस करता हूँ, मैं तो ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मेरी कैपेसिटी के अंदर ही नहीं है कि मैं जो अडेप्टर है इसे मैं ब्रेक कर पाऊँ। ठीक, तो ये क्या है, अब मैं फोर्स लगाने पर क्या इसकी शेप चेंज हो रही है, नहीं हो रही, तो वैसा का वैसा ही। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर फोर्स लगाए तो शेप चेंज हो ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर फोर्स नहीं भी लगा, मतलब ये है कि अगर आपको मतलब मूवमेंट करना है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में, तो वो हो भी सकता है फोर्स लगाने पर, नहीं भी हो सकता है। शेप चेंज की बात है तो वो डिपेंड करता है ना किस पे। मैं इसकी शेप चेंज कराऊँ तो हो जाएगी, अब मैं इसकी शेप चेंज करना चाहूँ तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो चीज डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। Having performed all the above activities, you have at least realized that में जब फोर्स जो होती है वो चाहे तो आपको ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करवा सकती है। ठीक है, या फिर आपकी स्पीड को इंक्रीज कर सकती है। जैसे कि मान लिया आपके पास कोई बॉल मूविंग में आ रही है, आपने उसे और तेज किक कर दिया, जितनी स्पीड से आ रही थी वो और स्पीड से आगे जाएगी, जितनी स्पीड से बॉल आ रही थी वो और स्पीड से आगे जाएगी। तो आपने क्या करा, एक मूविंग बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर दी। ठीक है, आप एक मूविंग बॉडी की क्या कर सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप अगर कोई मूविंग बॉडी है उसे आप उसमें क्या मतलब सॉरी उसे आप क्या करते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, उसकी शेप भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारी मैंने चीजें आपको यहाँ पर बता दी, लेकिन मेनली आपको क्या रखना है, स्टेशनरी बॉडी को मूव करवाना, मूविंग बॉडी को रेस्ट पे लाना, शेप चेंज करना। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। फोर्थ आप कह सकते हो स्पीड चेंज करना। ठीक है, यानी कम कर देना, धीरे कर देना स्पीड, तो वो भी आप उसे कर सकते हो फोर्स का इस्तेमाल करके। ठीक, तो ये चार जो हैं आपके, ये चार काफी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपके याद होने चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल ले लिया करो, एग्जाम्पल से आप नॉर्मली खुद आप उस पॉइंट तक पहुंच सकते हो जहां पर आप बता सकते हो कि हाँ ये चीज चेंज हो रही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force. ठीक है, an object cannot move by itself. ठीक है, आप ये सब चीजें अपने आप नहीं हो सकती। सब चीजें कब होंगी, जब कोई ना कोई आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि तभी लगेंगी जब आपके दो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या होंगे, कॉन्टैक्ट में होंगे। जैसे कि मेरे दो हाथ आपस में कॉन्टैक्ट में, तो यहाँ पर अब फोर्स लग सकती है। यहाँ पर अब क्या होगी, फोर्स लग सकती है। ये फोर्स कौन सी फोर्स होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने पेन ये पुल किया, ओपन हो गया, पुश किया, ये बंद हो गया। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। तो ये चीज क्या है आपकी, ये चीज क्या है, ये चीज आपकी है क्या, आपने क्या करा, कॉन्टैक्ट का यूज करा, और आपने टच करा तभी आप कर पाए। अब मैं ऐसे ही खड़ा, मैं अपने दिमाग में सोचने लगूं कि मैं इसका कैप ऐसे ओपन कर रहा हूं, तो वो कैप ओपन होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां पर किसी जरूरत है, कॉन्टैक्ट फोर्स की जरूरत है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया, एक ऐसी फोर्स हो गई जो तभी लगेगी जब आपकी दो चीजें आपस में कॉन्टैक्ट में होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का एग्जांपल दिया मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जब मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ ये क्या है, मस्कुलर फोर्स का यूज करके ओपन कर रहा हूँ। मैं किसी चीज को उठा पा रहा हूँ तो वही मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, तो वो सारा किस में आ जाएंगी, वो मस्कुलर फोर्सेज में आपकी आ जाएंगी। ठीक है,
तो मस्कुलर फोर्स भी आपकी क्या है, एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर दूर बैठे हुए हो, आप अगर आपने हाथ हिलाते हो तो कोई चीज मूव करना शुरू कर देगी, ऐसा तो नहीं है। अगर आपको अपनी मस्कुलर फोर्स यूज करनी है तो आपको उस ऑब्जेक्ट को टच करना ही पड़ेगा, ठीक है, यानी कॉन्टैक्ट में आपको उस ऑब्जेक्ट के आना ही पड़ेगा। अगर आप उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हो तो क्या होगा, वो मतलब मस्कुलर फोर्स नहीं लगेगी फिर, राइट। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, ठीक है, काफी इजी, काफी सिंपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ द मस्कुलर फोर्स, जैसे कि एनिमल्स यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, बुलक कार्ट में यूज होते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक बुलक्स, हॉर्सेस, डंकीज एंड कैमल्स आर यूज्ड इन द परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस, ठीक है। अभी काफी सारी चीजें हैं, मतलब एनिमल्स का भी हम यूज करते हैं अपने लिए मस्कुलर फोर्स में यूज करने के लिए, यानी अपने काम करवाने के लिए। तो ये एनिमल जो वो लोड लेके चल रहा है, वो सब जो चीजें हैं वो सब क्या है, वो किसकी वजह से, वो सब एक कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से, यानी मस्कुलर फोर्स की वजह से है वो, ठीक। फिर आता है आपका फ्रिक्शन, रिकॉल सम ऑफ एक्सपीरियंस। अब ठीक है, अब फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन हम शायद पहले पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन क्या है, ठीक। अब फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन तभी लगता है, मैंने बताया था आपको फ्रिक्शन कब लगेगा, जब आपके दो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे, ठीक है। अब ये अगर ये चीज है, दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में, अगर मूव करना शुरू करूं तो यहाँ मैं फ्रिक्शन लग रहा है, जब मैं ऐसे रब कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। तो फ्रिक्शन कब लगता है, जब आपके दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे। तो फ्रिक्शन भी क्या है, एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, फ्रिक्शन भी क्या है, एक तरह की क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, राइट। तो फ्रिक्शन कब लगेगा, जब आपकी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट दूर दूर है, यानी ये दोनों आपस में है, तो क्या फ्रिक्शन लग पाएगा, नहीं, फ्रिक्शन नहीं लग पाएगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दिस एग्जांपल्स नोन एज फ्रिक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैं बताया था, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में ऐड करती है, जैसे मान लेते हैं ये कोई कार है, इस डायरेक्शन में जा रही है, कोई कार है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये कोई कार है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो फ्रिक्शन हमारा कहाँ हमेशा कहाँ लगता है, हमेशा लगता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन में आपका फ्रिक्शन लगता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट, ठीक है। अब कोई चीज रेस्ट में आ रही है, कोई चीज आप चल पा रहे हो, आप वॉक कर पा रहे हो, आप मूव कर पा रहे हो, तो ये सब चीजें आपकी किस में आएंगी, फ्रिक्शन में। जो फ्रिक्शन इसमें आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। यानी अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, कोई चीज रुक नहीं पाती, यानी अगर आप फिसल गए गलती से, अगर आप गिर गए गलती से, तो आप फिसलते रहोगे, कोई चीज आपको रोक ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं रोक पाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन नहीं है मतलब कॉन्टैक्ट, मतलब सब कुछ स्मूथ हो गया, फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो आप रोक ही नहीं पाओगे, ठीक। तो ये भी फ्रिक्शन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप कह सकते हो, ठीक है। फ्रिक्शन को आप कह सकते हो कि नेसेसरी इविल है आपके लिए, अगर वो नहीं है तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा, और वो है तो भी काफी नुकसान हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक। The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite the direction of motion, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। Since the force of friction arises due to contact, ठीक है, तो ये भी एक तरह की contact force ही है, ठीक है। हमें फ्रिक्शन में ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें बस ये जानना है कि क्योंकि फ्रिक्शन कब लगता है, कि फ्रिक्शनल फोर्स तब लगती है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए फ्रिक्शन भी एक तरह की क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। आप पढ़ोगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, अब पता चल रहा है नाम से नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सी फोर्स होंगी, जो तब कब लगेंगी, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में नहीं, यानी मैं यहाँ से बैठकर सामने जो फोन है मेरे या फिर जो कैमरा है मेरे सामने, मैं उस पर फोर्स लगा सकता हूँ, यानी क्या होगी, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई। मुझे वो चीज टच करने की जरूरत नहीं है और मैं बिना टच करे उस चीज पे अपनी फोर्स को लगा सकता हूँ। जैसे मैंने ग्लव इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि क्या करते हैं ना, जब आप मैं लिखते हैं तो कभी कभी आपका पाम टच हो गया, आपकी कोई और फिंगर टच हो गई या फिर ऐसा कुछ हुआ, तो ये काफी डिस्टर्बेंस हो जाती है स्क्रीन में, यानी ऊपर हो गई, नीचे हो गई, ग्लिच होने लगा। तो इस वजह से क्या होता है कि मतलब कभी कभी आपको ये ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, ताकि आप जब उस पर लिखो तब आपका ये सब टच ना हो, यानी कि उस पर, क्योंकि वो टच स्क्रीन है, लैपटॉप है, तो आप टच कर रहे हो तो वो मूवमेंट ना हो, इसलिए ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। कहीं आप सोच रहे हो कि सर बॉक्सिंग करके आ रहे हैं तक ग्लव्स उतारे नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होंगी, जो आपकी कौन सी फोर्सेज हैं जो आपकी बिना कॉन्टैक्ट के लग रही हैं। प्राइम एग्जाम्पल, इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल जो कि हर बच्चा जो इससे खेलता भी है, हर बड़ा भी खेलता है, वो होती है आपकी मैग्नेटिक फोर्स। क्या होती है वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि दो चीज आपस में क्या हो रही हैं, तो जो आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं, रिपेल हो रही हैं, ठीक है। मैग्नेट्स हर किसी ने देखी होंगी, किसे अट्रैक्ट करती है, मैंने जनरली आयरन को अट्रैक्ट करती हैं, जो आपके मेटल्स होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक। तो ये आपकी एक जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स है आपकी, वो क्या होती है, आपकी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। मैं आपको एक बहुत को बताता हूँ फैक्ट, जिस भी चीज में से आपको आवाज आती है, ठीक है, जिस भी चीज में से आपको आवाज आती है, आपको फोन में से अपनी आवाज आ रही है, तो आपके फोन के अंदर कोई ना कोई मैग्नेट है।
अगर आपको किसी कहीं और से आवाज़ आ रही है तो वो चीज़ मतलब कोई भी चीज़ साउंड जो प्रोड्यूस कर रही है वहाँ पर उसके अंदर मैग्नेट्स होती ही होती है। ठीक है, ये चीज़ मतलब ऐसी मन में आया मैंने बता दिया। आप क्या पता आपको पता हो या ना हो, पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप एक और इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ऐड कर लिए। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स हर किसी ने देख रखी है। अब मैग्नेटिक फोर्स का आप एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि अगर दो मतलब मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, मान लेते हैं ये हमारी मैग्नेट है, इसमें दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। ठीक है, अगर इस नॉर्थ के पास अगर आप नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाओगे, अगर आप नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाओगे तो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा वो। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। और अगर आप नॉर्थ के सामने साउथ लाओगे तो वो क्या करने लगेगा, उसे अट्रैक्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, उसे अट्रैक्ट करने लगेगा। तो दो चीजें यहाँ पर हो गई। अगर आप सेम पोल्स को यानी कि जो एक नॉर्थ है, ठीक है, एक ये नॉर्थ है, एक ये साउथ है और एक ये नॉर्थ है। अब अगर नॉर्थ नॉर्थ सामने आएंगे तो वो रिपेल होने लगेगा, अगर साउथ साउथ सामने आएंगे तो वो रिपेल होने लगेगा। अगर ऑपोजिट आएंगे पोल, जैसे नॉर्थ साउथ के सामने साउथ नॉर्थ के सामने, यानी मैं किसी और मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसी मैग्नेट को घुमा के आप यहाँ ले आओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं किसी और मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। तो और मैग्नेट में अगर आप सेम पोल्स को सामने लाओगे तो वो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट पोल्स को लाओगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मैग्नेट में कह सकते हो कि सेम पोल्स, ठीक है, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और ये चीज इंसानों में अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, ये चीज अपने ध्यान में रखें, ये चीज इंसानों में अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा, बहुत जगह आप देखते भी होंगे, आपको मतलब मूवीज वगैरह सब देखते हैं आजकल, कौन नहीं देखता। ठीक है, टीवी सीरीज टीवी शो सब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा ऑपोजिट अट्रैक्ट सेम रिपेल और ये सब का। तो ये सब जो होती है ये सब बेकार की बात है। ठीक है, ये नॉन मतलब रियलिस्टिक बातें ही नहीं है। ठीक है, ये इंसानों में हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी जो जो भी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर रही है या फिर उसे रिपेल कर रही है या फिर कुछ भी कर रही है वो चीज, तो वो क्या है आपकी, आप उसे कह सकते हो वो आपकी क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो है। ठीक, अब क्यों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि मानते ये मैग्नेट है, ठीक है, अब ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये इस पेन को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये अट्रैक्ट करके यहाँ पर आ गई, अब ये क्या क्या हुआ, इसने कुछ किया, इसने ये इसके पास इस तो नहीं गया, ठीक है, ये इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ बिना इसको टच करे हुए। तो जो चीज बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए फोर्स लग जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उसे हम कहते हैं। ठीक, तो आपकी एक तो ये हो गई। फिर आती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो सबसे ज्यादा आपको फोर्स पसंद है, जो आपने बचपन में भी इस्तेमाल किया होगा। मेरे आसपास कुछ है, नहीं कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्या करते हैं, स्केल लिया आपने, स्केल को आपने काफी देर अपने मतलब हेयर्स में रब किया, रब करके आपने जो शार्प मतलब पेंसिल की जो आपका वेस्ट होता है उसे आपने उस पर तरफ डाला, तो आपके स्केल से वो क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। यानी फिर जैसे कि एक नेल जो आयरन से अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ खींच जाता है, वैसे क्या हुआ, स्केल से वो अट्रैक्ट हो गया। अब ना वो मैग्नेट है, अब ना वो आपका क्या है, ना आपका कोई मेटल है, ना आयरन है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट होता है, तो देख के काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगती है मैं आपको बताता हूँ सिंपल चीजों में। देखिए हर चीज मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दो तरह के चार्ज आपको देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई ऑब्जेक्ट है तो दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो कोई भी चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और वो क्या करते हैं, तभी दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। चार्जेस में भी सेम आप चीज यूज करोगे कि सेम चार्जेस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर आप कहोगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर हो जाएगा। ठीक है, यानी सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो आप जो ये रब रब करते हो कि मान लेते हैं इसके लिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा उस पेंसिल की बेस पे, आपने उस पर अट्रैक्ट किया, अब आपके स्केल पे लग के आ गया, अब आपके स्केल पे वो लग के आ गया, स्केल पे लग के आ गया, यानी कि किसी ना किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, किसी ना किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, तभी वो आपस में अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है आपकी वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और वो क्यों आपकी लगती है, या क्योंकि वो किसकी वजह से होती है, वो चार्जेस की वजह से, या तो चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज वो नेगेटिव है। ठीक है, तो चार्जेस की वजह से आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। ठीक, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चाहे वो अनचार्ज हो चाहे चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पेंसिल का वेस्ट था वो आपने चार्ज नहीं किया था, जो स्केल को आपने जब अपने हेयर से रब किया तो ये आप क्या कर रहे थे, बाय रबिंग चार्जिंग कर रहे थे। तो वो चार्ज हो गया, कौन, स्केल चार्ज हो गया आपका, राइट। तो स्केल से आपने अट्रैक्ट किया तो वो अट्रैक्ट हो पाए, अनचार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सेम चार्जेस
रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और फिर से मैं सेम चीज कहूंगा, ये बात इंसानों में अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, इसलिए आगे चलते हैं। दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट में क्या है, बॉडीज नहीं है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के नीचे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपका टॉपिक है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती है। ठीक, फिर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप कहोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे, अब आप तो आपके अर्थ के टच में नहीं, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ हवा में भी है ना, जो चीज़ ये है, ठीक है, मैंने ड्रॉप किया नीचे गिर गया, ठीक है, ये चीज़ है, और ड्रॉप करोगे नीचे गिर जाएगा, तो ये क्यों गिर रहा है नीचे, ठीक है, क्या जरूरत है नीचे गिरने की, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, अब ये सवाल किसी ने बहुत पहले ही कर लिया था, इस वजह से ये सवाल का हमें जवाब भी पता है, वो किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ग्रेविटी क्या करती है, अपनी तरफ हर चीज को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है क्या एक्चुअली। ग्रेविटेशनल फोर्स ये नहीं है कि अर्थ आपको या मुझे या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो एक आप कह सकते हो हर बॉडी, ठीक है, सारी बॉडीज, चाहे मैं, चाहे आप, ये कैमरा, ये टेबल, ये चेयर, ये पेन, कुछ भी, हम सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। लेकिन क्या ये पता चल पाता है ये, ठीक है, मैं जो हूँ, मैं हूँ जो कैमरे को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ, मेरी बॉडी कैमरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन क्या ये कैमरा वहां से मेरे पास तक आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा, वो तो वहीं का वहीं है। ऐसा तो नहीं ना जो चीज आपके कमरे में वो आप जैसे जैसे उन्हें अलग अलग करते वो सब एक ऐसे हो जाती है एकदम से, ऐसा नहीं होता ना, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी क्या है, हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अभी हमें देख क्यों नहीं पाता है, हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में विजिबल क्यों नहीं है, विजिबल वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो फोर्स आप लगा रहे हो, जो फोर्स वो आपके सामने वाले ऑब्जेक्ट आपके ऊपर लगा रहा है, वो क्या हो जाती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, वो क्या होता है, बहुत छोटी, एक नेगेटिव नंबर्स में होती है। इस वजह से आपको डे टू डे लाइफ में वो चीज देखने को नहीं मिल पाती। ठीक है, अब ये कहाँ देखने को मिल पाती है, नहीं में देखने को मिल पाती है, प्लैनेट्स के केस में। किसके केस में, प्लैनेट्स के केस में। आप मान सकते हो ना कि अर्थ कितनी बड़ी है और अर्थ के कंपेरिजन में आप कितने छोटे हो, अर्थ कितनी ही बड़ी है और अर्थ के कंपैरिजन में आप कितने छोटे हो, इस वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर ज्यादा विजिबल या फिर उससे ज्यादा आप मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल आप उसे समझ सकते हो। लेकिन मैं इस पेन को खींचा हूँ, ये प्रैक्टिकली मुझे मतलब नहीं समझ सकता ना मैं, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा ना पेन को मेरी तरफ आते हुए या मुझे पेन की तरफ जाते हुए। अब क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे और इसकी जो पेन है जो मेरी तरफ फोर्स लगा रहा है या फिर जो मैं पेन की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ वो बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी है। मेरा मास, इसका मास बहुत कम है, किसके हिसाब से, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से। इससे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो आपको बड़े बड़े स्टार्स में, बड़े बड़े आपको आप कह सकते हो स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, जो हेवनली बॉडीज हैं आपकी, उनमें आपको देखने को मिलती है। अब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर हो, आप जंप कर रहे हो, राइट, अगर आपने जंप किया, आप नीचे आ गए, या फिर आप देख सकते हो मून की वजह से जो सी वेव्स होती हैं, राइट, मून की वजह से जो वेव्स आती हैं, पढ़ा होगा ना कहीं या फिर सुना होगा, राइट, नहीं सुना तो गूगल करना। मून क्या होता है, मून मून अभी तक क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मून अच्छा खासा बड़ा है तो वाटर को खींचता है अपनी तरफ, तो वहां से वेव जनरेट होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप देख सकते हो। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जनरली वो आपको हेवनली बॉडीज में ही देखने को मिलती है। डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको अपनी तरफ खींच रहा हूँ, आप मुझे अपनी तरफ खींच रहे हो, ऐसा आपको जनरली डे टू डे लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Objects or things fall towards the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity और gravitation मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है, हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स है, कभी भी वो रिपेल नहीं करती, कभी भी वो रिपेल नहीं करती। ठीक है, ये हमेशा आप अपने दिमाग में रखें। ठीक, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स, और ठीक है, आप सब पे वो ऐड करिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मतलब कुछ भी चीज हो, इररेस्पेक्टिव वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह काम कर रही है। और वहां कहाँ में देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है हेवनली बॉडीज में। और क्या करती है हेवनली बॉडीज में, क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वो जो हेवनली बॉडी है वो बहुत बड़ी है, उनका साइज बहुत बड़ा है, उनका मास बहुत ज्यादा है। इस वजह से हमारा आपका मास, इस पेन का मास, इस टेबल का मास इतना नहीं है कि हम इतना विजिबल हो कि हम दोनों आपस को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक, फिर आता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस खत्म, अब आपका आता है प्रेशर, कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है कि आप समझ सकते हैं, प्रेशर मैं अगर यहाँ पॉइंट करके ऐसे कर रहा हूँ तो ये प्रेशर हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, इसके बाद मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, राइट, ये प्रेशर हो गया आपका। ठीक, तो ये आप नॉर्मल तो यही समझोगे ना प्रेशर क्या होता है। ठीक, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। ठीक है, जो फोर्स है वो एक यूनिट एरिया में एक्ट कर रही है तो उसे मैं क्या कहूँगा, प्रेशर कहूँगा। क्या कहूँगा, उसे प्रेशर कहूँगा। और प्रेशर का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है
फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स का फोर्स अपॉन एरिया यानी फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब इसी फॉर्मूले से हम 2-3 चीजें यहीं पर सीख लेते हैं ताकि एग्जाम्पल्स में अब इतना टाइम हम कंज्यूम ना हो। ठीक, मान लेते हैं ये है, ठीक है, मैं इस पेन से यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक, ये क्या है, यहाँ से फ्लैट है, ये क्या है, यहाँ से पेन जो है यहाँ से ये फ्लैट है, राइट। अभी फ्लैट है पेन, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं फोर्स लगाया मैंने एक यूनिट एरिया में, तो ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया, यानी मैं यहाँ प्रेशर अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ। क्या मुझे तकलीफ हो रही है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, कैप खोला, ठीक है, अब मैं लगाऊं फोर्स, ठीक है, अब मैं फोर्स लगाऊंगा तो निप अंदर चली जाएगी, ये निप क्या होगा, अंदर चली जाएगी। अब क्या हो रहा है, जो ये यूनिट एरिया था, ये वाला जो ये यूनिट एरिया था, अभी क्या रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, पिन पॉइंटेड एरिया हो गया, बहुत ही एक स्मॉल एरिया हो गया। लेकिन अभी मैं स्मॉल एरिया में उतनी ही फोर्स लगा दूं तो ये पेन अंदर घुस जाएगा आपके, राइट। तो आप समझ सकते हो फोर्स अपॉन एरिया का क्या मतलब है, कि जिस भी चीज से आप फोर्स लगा रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट जो दूसरा वाला फोर्स लगा रहा है, अगर उसका एरिया ज्यादा है, जैसे कि मान लो ये है एरिया, ये पूरा एरिया में यहाँ फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लग रही है, राइट, एरिया ज्यादा है, या एरिया ज्यादा है, एरिया क्या है, ज्यादा है। अब एक चीज और समझो, मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। ये प्रेशर है, मान लेते हैं, ये फोर्स है और ये एरिया है, ठीक है। अगर मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, मैं जो ये वाली फोर्स इसके ऊपर लगा रहा हूं, अब मैं ये वाली फोर्स अपने पूरे हाथ से मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं, क्या वो एरिया ज्यादा हो गया, क्योंकि ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया तो कवर कर रहा है, ठीक है। तो अगर एरिया ज्यादा है, अगर सॉरी एक सेकेंड, हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, अगर एरिया ज्यादा है तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये आपका एरिया ज़्यादा है तो जो आपका प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, भले फोर्स उतनी ही लग रही हो, ठीक है। जब अब क्या करते हैं, मैं जो सेम फोर्स इस इतने एरिया से लगाई थी, मैं सेम से फोर्स यहाँ लगाता हूँ, इस वाले एरिया से लगाता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये एरिया रिड्यूस हो गया, इतना हो गया। अब ये क्या हो गया, मैंने यहाँ फोर्स लगाई, सेम फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बस क्या डिफरेंस क्या है कि आपका जो एरिया है वो कम है, एरिया जो है जिसमें आप फोर्स लगा रहे हो वो क्या है, वो कम है, राइट। तो अगर आपका एरिया रिड्यूस होता है, ठीक है, अगर आपका ये एरिया है ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। समझे मेरी बात? अगर जिस भी चीज से आप मतलब जिस भी चीज से आप फोर्स लगा रहे हो, अगर उस चीज का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर एरिया कम है, अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, राइट। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहानी, हाँ, ये चीज, प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो यहाँ पर आपको बस एक टर्म याद करनी है, कहाँ गई, ठीक है। तो यहाँ पर शायद वो जो टर्म है वो आपके शायद सिलेबस में ना हो, उस बारे में सिलेबस में ना हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रेशर है क्या वो लिक्विड्स पे ऊपर भी लगता है, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो क्या वो लगता है प्रेशर, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखिए, अगर देखिए यहाँ पर ये हुआ कि एक बॉटल में पानी भरा, यहाँ पर कह रहा हूँ, यहाँ पर बॉटल में पानी भरा, ठीक है, बॉटल में पानी भर के रख दिया। अब ये बॉटल में पानी, हम यहाँ पर क्या हुआ, ये आप धीरे यहाँ पर होल्स करें, ठीक है, ये है, एक ये है और एक ये, यहाँ पर 3 होल्स करें, तो यहाँ से क्या हुआ, पानी बाहर आना शुरू हो गया। क्या हुआ, पानी बाहर आना शुरू हो गया। पानी बाहर आना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है, पानी अगर बाहर आ रहा है, पानी अगर बाहर आ रहा है तो यानी क्या हुआ, ये इस पे अपनी कंटेनर पे फोर्स लगा रहा होगा, राइट। ये क्या होगा, कंटेनर पे फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो यहाँ से वो इस एक प्रेशर से बाहर आ पाया, तभी तो यहाँ पर वो एक उससे बाहर आ पाया, अगर नहीं लगा तो नहीं आ पाता। ऐसे आप बैलून को देखो, बैलून में आप एयर फिल कर दो और कहीं से भी एक पिन पॉइंट कर दो तो वहां से कितनी तेजी से क्या होता है, गैस जो होती है वो बाहर आती है। अब उतनी से गैस बाहर क्यों आ रही है, वो इतनी तेजी से गैस बाहर इसलिए ही आ रही है, क्यों आ रही है, ताकि आप किस लिए, क्योंकि वो जो गैस है उस बैलून की वॉल पे, वो जो गैस है उस बैलून की वॉल पे क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है कॉन्स्टेंटली। अब सेम चीज इस पानी के साथ, इस वाटर बॉटल में, कि जो वाटर है आपका इसके अंदर, जो वाटर आपका इस बॉटल के अंदर है, ठीक है, जो इस बॉटल के अंदर जो आपका ये वाटर है,
ठीक है। ये जो वाटर है इसके अंदर, ये क्या है, कॉन्स्टेंटली एक बॉटल की वॉल पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। कॉन्स्टेंटली वाटर के वॉल पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो जरूरी नहीं है सॉलिड से प्रेशर लगाते हो, आपके लिक्विड्स हो गए, आपके गैसेस हो गए, सभी एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा, मान लेते हैं आप वॉक कर रहे हो, आप नॉर्मल अपने रूम में वॉक कर रहे हो, तो आपको आसपास सराउंडिंग में क्या एयर है, ठीक है। तो एयर आपके ऊपर प्रेशर लगा रही होगी, लेकिन वो इतना अमाउंट में नहीं होता कि वो आपको महसूस हो पाए, तो आप नॉर्मली वॉक कर रहे हो, ठीक है। अब यही चीज आप मान लो बहुत तेज हवा चलने लगी, आंधी तूफान चलने लगा, तब आपको वॉक करने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। अब डिफिकल्टी क्यों हो रही है, क्योंकि वो एयर है, जो आपकी एयर है, जो आपकी गैस, मतलब जो एयर है वो आपको क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। अब आपको उस प्रेशर को ओवरकम करके मूव करना है, ठीक है। आपको उस प्रेशर को ओवरकम करके मूव करना है। अब जब तक आप उसे ओवरकम नहीं करोगे, मूव नहीं कर पाओगे। सेम चीज पानी में है, ठीक है। किसमें, वाटर में। अब वाटर में जाके आप चलने की या फिर तैरने की कोशिश करोगे, तो जो वाटर जो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को ओवरकम करोगे तभी आप स्विम कर सकते हो, वरना स्विम करना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपके कैन यू से दैट लिक्विड्स सॉरी कैन यू से दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यस दे डू, ठीक है। तो लिक्विड्स भी अगर किसी कंटेनर के अंदर है तो भी वो उस कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगाएंगे। अगर गैस किसी कंटेनर किसी चीज के अंदर है तो वो गैस भी उस कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। नॉर्मली जनरली जो हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है वो भी हमारे पर फोर्स लगाती है। आप स्विम करने जा रहे हो तो वाटर भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। तो फोर्स तो आपको हर जगह यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो आप देख सकते हो, गैसेस टू या फिर गैसेस टू क्या, लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, दोनों ही क्या होंगे, अपने जो कंटेनर की वॉल्स होंगी उस पर प्रेशर लगा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अच्छा हमने अभी बात करी ली थोड़ी बहुत, चलिए लेकिन फिर भी बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या है कि आपके अर्थ के चारों तरफ एक एनवेलप है जो उसे प्रोटेक्ट करके रख रहा है, एक लाइफ को, जो आपके अर्थ पे लाइफ है, ठीक है। जो बायोटिक कंपोनेंट्स आपके अर्थ में वो जिंदा इसलिए हैं क्योंकि अब एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, सारी गैसेज हैं जिसका हम यूज करके हम जिंदा रह पाते हैं। अब ऑक्सीजन हो गई आपकी, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ है, वो सब एटमॉस्फेयर में ही है, राइट। तो एटमॉस्फेयर आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेयर आपका एक ब्लैंकेट हो गया, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, जो आपके अर्थ की चारों तरफ है। अब वो होल्ड कौन कर रहा है, वो गैस है ना, उड़ क्यों नहीं जा रही है, वो उसे होल्ड कौन कर रहा है, वो ग्रेविटी होल्ड कर रही है, राइट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा है, हवा आपके नीचे कैसे, ऊपर क्यों नहीं चली जाती है, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं जाती, क्योंकि जो ब्लैंकेट है आपका एटमॉस्फेयर का, उसे कौन होल्ड करके रख रहा है, उसे आपका ग्रेविटी होल्ड करके रख रही है, ठीक। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सपेंड अप टू मेरे बहुत किलोमीटर अब तक जाती है। और ये जो प्रेशर है, यानी जो ये गैस हमारे सर के ऊपर है, हमारे आसपास जो एयर है, ये जो हमारे पास प्रेशर लगा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इसे कह देते हैं, ठीक है। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर सराउंडिंग, ठीक है। तो आप मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया कि जो प्रेशर एटमॉस्फेयर आपके ऊपर लगा रहा है या फिर बाकी चीजों के ऊपर लगा रहा है, वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन यू प्रेस द, ठीक है, द एयर बिटवीन इट्स कप एंड सरफेस, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या हुआ, ये आपने ये ले लिया, ठीक है। चलिए ये कुछ खास एग्जांपल नहीं है, कोई और एग्जांपल देखते हैं हम। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ आपका नहीं है, ठीक 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 ठीक। चलिए कई कुछ और एग्जाम्पल ये नहीं है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया, व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप आउट, ठीक है। द सकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ, मतलब प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने एक सर्कल लिया, ठीक है, कि आपने सर्कल लिया, फिर आपने क्या करा, उसे एक सरफेस पे स्टिक कर दिया। उसे सरफेस पे ऐसे, मतलब ऐसे होता है, वो ऐसे करके स्टिक हो जाता है। जितनी भी अंदर जो स्पेस चली गई, वो समझ लो जो अंदर वैक्यूम सा बन गया उसके। अब जो वैक्यूम बन गया, अगर उसको वहां से हटाना है तो आपको एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ेगी उसे पुल करने के लिए। अगर एक अमाउंट ऑफ फोर्स उसे पुल करने के लिए आप लगा रहे हो, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाती है, वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है वो, ठीक है। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्पल है, या फिर हो सकता है कि मैं इसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ। लेकिन आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप ये सिंपल शब्दों में आप ये समझ सकते हो कि अर्थ की चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है,
ठीक है, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जैसे ग्रेविटी होल्ड करके रखती है। अगर वो ग्रेविटी उसे होल्ड करके रख रही है, अगर उस ग्रेविटी उस चीज को होल्ड करके रख रही है एटमॉस्फेयर को, तो आपके ऊपर एटमॉस्फेयर, ये आपके आसपास एटमॉस्फेयर है, आपके ऊपर हवा है, मैनी किलोमीटर्स तक है, काफी बड़ी किलोमीटर मतलब काफी अच्छी खासी बड़ी लेयर है। वो जाके अगर आपको ऊपर, तो आपके ऊपर फोर्स लगा रही होगी कुछ ना कुछ, यानी कुछ ना कुछ प्रेशर आपके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। तो वही प्रेशर जो आपका जो आसपास हवा है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, वो आपके ऊपर लगा रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम उसे कह देते हैं, राइट। ठीक है, अब ये देखते हैं, डिड यू नो देख लेते हैं एक बार। हाँ ऑटो वन क्या है, ग्यूरिके, a German scientist of the 17th century, invented a pump to extract air out of a vessel. With the help of this pump, he demonstrated dramatically the force of air pressure. He joined two hollow metallic hemispheres of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them. Then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So due to the force of the air pressure, the hemisphere could not be pulled apart. ठीक है, अब आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर क्या हुआ, दो आपने ये चीजें ली, यानी दो आपने हेमिस्फीयर्स लिए और ने आपस में जोड़ दिया, और फिर उनके अंदर से सारी की सारी एयर सक कर ली, सारी की सारी क्या हो गया, वहां पर एक एयर सक कर ली, और वहां पर क्या हुआ, एयर टाइट चैम्बर आपने बना दिया, सॉरी एक वैक्यूम आपने बना दिया उसके अंदर, क्योंकि आपने सारी एयर क्या हुआ बाहर निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ पर 8 हॉर्सेज यहाँ पर है आपके, 8 हॉर्सेज यहाँ पर हैं, 8 हॉर्सेज यहाँ पर हैं, इन्हें लगाया गया, एक मतलब एक आपका वो है, एक सॉर्ट ऑफ एक विजनरी आपका ये कह सकते हैं ना, विजन था उनका, मेरे ख्याल से किया नहीं था मेटेलिक हेमिस्फीयर्स और ये और वो हाँ उन्होंने किया, मतलब हाँ किया था उन्होंने 17th सेंचुरी में किया था, बल्कि उन्होंने एक तरफ 8 हॉर्सेस लिए, एक तरफ 8 हॉर्सेस लिए, फिर दोनों को पुल करने का। लेकिन वो वैक्यूम जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो वैक्यूम क्या है, वो आपकी नॉर्मल आप कह सकते हैं कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो आपका क्या है, वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एयर प्रेशर जो अंदर है। तो एयर प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग था कि 8 हॉर्सेज इधर से 8 हॉर्सेज इधर से दोनों को उसे सेपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ उस एयर प्रेशर और उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो सेपरेट नहीं कर पाए। ठीक है, उन दोनों फोर्सेस को मतलब वो दोनों जो स्फीयर्स हैं आपके, उन्हें सेपरेट नहीं कर पाए, इतना ज्यादा था उसके अंदर वो प्रेशर, राइट। तो ये जो चीज होती है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा होता है, लेकिन जिन्हें महसूस नहीं होता, क्योंकि वो खाली नॉर्मल एयर है, कुछ किलोमीटर अपार्ट है, तो हमें इतना महसूस नहीं होता। लेकिन जब भी कोई चीज हॉलो हो गई या फिर वैक्यूम वहां पर क्रिएट हो गया, तब आपको वो चीज देखने को मिलती है। ठीक, चलिए, तो आपका यहाँ पर चैप्टर होता है खत्म। ये जो एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दी हुई है, ये एक बार आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा, फिर से गो थ्रू करिएगा जो भी चीजें हैं आपकी, काफी इजी और सिंपल चैप्टर है, बस जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक। इस चैप्टर में आपके जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हों वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में, रिव्यू सेक्शन में आप डाल सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द उन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और ये अगर 365 में आपको अगर ये वर्थ इट लग रहा है, जो भी आपको हम देने की आपको कोशिश कर रहे हैं, अगर ये आपको वर्थ इट लग रहा है, तो आप अपने आसपास जितने भी बच्चों को जानते हो, जितने भी लोगों को जानते हो जो इससे जुड़कर जो इसका फायदा उठा सकते हैं और जो खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका भी कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी में, राइट। तो ऐसे ही आप और लोग ढूंढ सकते हो जिनके साथ हम मिलकर इस रेवोल्यूशन को और बड़ा बना सकते हैं और हम और सब लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपसे अगले चैप्टर में मिलेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।